बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 30 सितंबर पाकिस्तान में मंगल की दोपहर और सबसे पहले काउंटडाउन 60 डेज टू गो। 60 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट में। मतलब आज पूरे 2 महीने रह गए हैं मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। अब देखते हैं नए आर्मी चीफ आते हैं या मैंने आपको पहले ही कहा था कि इब्राहिमी मौहदे वाले आर्मी चीफ ही कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह की शान देखें, सारी जिंदगी इमरान खान को यहूदी एजेंट कहने वाले आज पूरी दुनिया में नंबर 1 आए हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा, आप पर छोड़ूंगा कि आप खुद से सोचें कि अल्लाह अल हक है, जो किसी के लिए गड़े खोता है उसके साथ वही होता है। शरीफ खानदान के साथ भी वैसे हालात की अजीब सितमजरीफी है। पाकिस्तान के साथ तो जुल्म इन्होंने बहुत किया, लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम में से इंडिविजुअल अशखास के साथ जो जो जुल्म इन्होंने किए वो सब कुछ इनके सामने आते हैं। दूसरों की बहन बेटियों की नंगी गंदी तस्वीर जो हैं वो ये और जाली थी, वो तस्वीर जाहिर है। हेलीकॉप्टरों से पकवाते थे, लोगों के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगवाते थे। आज पूरी दुनिया उसी तरह के इल्ज़ाम के साथ इन पर तोए तोए कर रही है। यह अलग बात है कि इस वक्त डंडा चल रहा है तो कोई खुलकर बात नहीं कर रहा कि असल खेल कौन सा खेला जा रहा है, लेकिन सबको पता है कि इस वक्त मुल्क में क्या जारी है, मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर क्या कुछ चल रहा है। और पूरा मुल्क जो है, या पूरे मुल्क के जो इंटरेस्ट हैं वो जिस सिमत लेकर चले गए हैं फील्ड मार्शल साहब, और उसमें शरीफ खानदान की जो शमूलियत है, स्पेशली शरीफ खानदान में से भी किस शख्सियत की सबसे ज़्यादा शमूलियत है वो देखिए। फिर मैं नुसरत भुट्टो मरहुमा को देखता हूँ, बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा को देखता हूँ, उनकी फेंकी गई जाली नंगी गंदी तस्वीर का मामला देखता हूँ तो समझ आता है कि अल्लाह इसी दुनिया में लोगों को उसका बदला देकर भेजता है जब वो अल्लाह की जो बनाई हुई मखलूक है उसके साथ कोई ज़्यादती करने की कोशिश करता है। तो शरीफ खानदान हर तरीके से इसी दुनिया के अंदर अपना हिस्सा वसूल करके जा रहा है। कारमा कहते हैं इनको, तो वाकई काट रहा है कारमा, और इनको नज़र आ रहा है। और जो ये इल्ज़ामात इमरान खान पर लगाते थे, दूसरों पर लगाते थे, आज इल्ज़ामात नहीं बल्कि जिनकी वजह से इल्ज़ामात लगाते थे आज उन्होंने इनके माथों पर मोहर लगा दिया नंबर 1 की। आज इनको अब ना कुछ इनको कहने की ज़रूरत है, ना आपको कहने की ज़रूरत है, ना इनके ऊपर आपको इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत है, ना इनको अपने आप का दिफा करने की ज़रूरत है। दिफा तो ये करेंगे फिर भी। ये ज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, माजरत ये मेरे से बड़े हैं लेकिन इनकी हरकतें ऐसी होती हैं। ये जो सियालकोट के टुच्चे हैं, इनका लेटेस्ट ट्वीट देखिए, मेरी अर्ज़ वतन, और पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है। ये लोग बेशर्म है। ये फिर इन्होंने ठंडा पानी पिया होगा, रात गए छोटे ग्लास में ये ठंडा पानी पीते हैं, वो इनके गले में लगता है, फिर इनके दिमाग को पहुंचता है, फिर ये इस तरह की चीज़ें लिखते हैं। वरना इनको पता है कि ये लीरो लीर हुए पड़े, मुकम्मल भरना पड़े, इनके जिस्म पर तो माजरत के साथ चड्डी भी नहीं है और ये बीच बाजार नंगे खड़े हैं। उसके बावजूद ज़रा गौर कीजिए इनकी क्रिएटिविटी के ऊपर। लेकिन इनको ट्रस्ट है कि ऐसे लोग पाकिस्तान में हैं जिनको हम बेवकूफ़ बना लेंगे, और ऐसे पटवारी मौजूद हैं जो बेवकूफ़ बनेंगे इनके हाथों से। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मेरा ख्याल ये दिफा करेंगे तो तब भी लोग इनको और ज़्यादा अवामी जो राय है वो और निखर कर सामने आएगी। इनसे वो वाले काम अल्लाह ने सर अंजाम दिलवा दिए हैं कि अब ये जितना जितना अपना दिफा करेंगे उतना उतना ये फंसते जाएंगे। आगे चलते हैं, ज़रा पहली खबर अडयाला जेल से रखते हैं, जहां पर इमरान खान साहब ने कुछ अहम बातें की हैं। एक तो उनको बताया गया है कि लीडरशिप के खिलाफ नारे लगे हैं। जी हाँ, लीडरशिप के खिलाफ नारे लगे हैं। जो हालिया पेशावर के अंदर जलसा हुआ उस पर इमरान खान साहब का आगे से क्या कहना था वो भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने फील्ड मार्शल साहब की सुथरी करके रख दी है, जिसको कहते हैं सुथरी करके हाथ में पकड़ा दी है। उन्होंने बताया कि मेरे पास FIA की टीम आई और आकर उन्होंने मुझसे 4 सवालात किए, और इन सवालात के जो मौजूआत हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और सवालात सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा और ये भी बता दिया कि मैंने जवाब क्या दिए। सबसे पहले तो उनसे पूछा गया कि रियासत मुखालिफ ट्वीट्स क्यों करते हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म हूँ और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूँ। मैं जो समझूंगा कि मेरी आवाम का मफाद जिस चीज़ में है मैं उस पर खुल के बात करूंगा। मैं किसी का गुलाम हूं कि मैं आपसे पूछ के बताऊं कि मैंने इस पर बात करनी है कि नहीं। अगर आपकी करतूतें ऐसी हैं, कुछ अल्फाज इसमें मेरे हैं, जाहिर है इमरान खान साहब ने तो ट्वीट लिखवाई है, बट नोइंग हिम कि किस तरीके से उन्होंने कहा होगा इन्हें, तो उन्होंने जाहिर इनको कहा कि आप अगर रियासत ऐसे काम करेगी जो आवाम के मफाद के खिलाफ है तो मुझे आवाम को बताना पड़ेगा। तो आपको क्यों लगता है कि मैं रियासत मुखालिफ, अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और चंद लोग गंदे काम कर रहे हैं और मैं आवाम को बता रहा हूं तो ये रियासत मुखालिफ काम कहां से हो गया? ये मेरा हक है। पंजाबी में आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान ने आगे से इनसे पूछा, ये उन्होंने तो नहीं कहा, ये मेरा तजिया है कि आप मामे लगते हैं या सौरे लगते हैं इस बात के कि मैं अपनी आवाम को क्या पैगाम देता हूं, और अगर आपके काम वाकई इतने गंदे पर गंदे हैं और मेरे कहने से आप एक्सपोज होते हैं तो अपने काम दुरुस्त कर लें। ये पहले सवाल का जवाब था। दूसरा सवाल था अफगानिस्तान और खारजा पॉलिसी पर इतने सख्त बयान क्यों देते हैं। उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था तो अफगानिस्तान के अंदर हमारी मुखालिफ हुकूमत थी, तालिबान जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ नहीं है। आज इमरान खान ने भी कहा कि वो पाकिस्तान से हमदर्दी रखती है जो वहाँ तालिबान की हुकूमत है, हमने उनसे अच्छा किया हुआ है, उन्होंने हमसे अच्छा किया हुआ है। लेकिन जो अशरफ गनी की हुकूमत थी वो इंडिया नवाज थी और पाकिस्तान मुखालिफ थी। उन्होंने कहा उसके बावजूद मैं वहाँ जाता रहा और मैं भी गया, उनको भी बुलाया, और उस वजह से हमने अपने कबायली इलाकों में अफगानिस्तान की सरहद के करीब और ओवरऑल KP में एक ऐसी अमन की फजा बनाई जो उससे पहले नहीं बन रही थी। इंगेज किया, इवन हमें पता था वो हमारा मुखालिफ है, फिर भी इंगेज किया, बातचीत की, और उससे हमने अपना वक्त जो है वो अच्छे तरीके से पास किया। उन्होंने कहा आज एक ऐसी हुकूमत है वहाँ पर अफगानिस्तान में जो हमदर्दी रखती है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। उसके बावजूद आसिम मुनीर जब से आए हैं वो उनके साथ जंग छेड़ना चाहते हैं। पहले यहाँ पर जो महाजरीन 3 दहाइयों से थे उन्हें ना सिर्फ निकाला गया बल्कि जिल्लत के साथ निकाला गया, मतलब कि उन्हें धक्के देकर दरबदर किया गया ताकि मुखालफत बढ़े। ड्रोन हमले किए गए और जुबान ऐसी इस्तेमाल की जाती है दिन रात कि वहाँ मुखालफत हो। वो कहते हैं कैसे हो सकता है, एक मुल्क जो हमारा हमसाया है, जिसके साथ हमारे एक बड़े हिस्से की सरहद लगती है, हम उसके साथ कैसे अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह का बिहेवियर। लेकिन आप करेंगे तो मैं क्या बताऊंगा नहीं कि मेरे मुल्क के लिए क्या बेहतर है। तो मैं तो अफगानिस्तान के ऊपर जो पॉलिसी समझता हूँ कि पाकिस्तान के फायदे में है वो बताता हूँ। अब आपके फील्ड मार्शल के मकासद और है तो उसमें हम क्या करें आगे चल के बताते हैं। आयशा सिद्दीका साहबा ने दोबारा एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि बग्राम एयरबेस अमेरिका को चाहिए, अमेरिका खुद अफगानिस्तान में आकर नहीं लड़ेगा, वो हायर करेगा पाकिस्तानी फौज को, ये आयशा सिद्दीका का कहना है, और पाकिस्तानी फौज लड़ेगी
और बगराम एयरबेस के लिए, लेकिन जाहिर हम यहाँ पर इन हाउस तो लोगों को अपनों को कोई और ही मंजन बेचेंगे और इस तरह पाकिस्तान एक और पराई जंग में चला जाएगा। ये आयशा सिद्दीका साहबा का कहना। तो इमरान खान साहब ने खारजा पॉलिसी पर यह बात की। फिर उनसे पूछा गया कि आसिम लॉ आप क्यों कहते हैं, आप क्यों कहते हैं मुल्क में आसिम लॉ है। इमरान खान ने कहा तो और क्या है, मैं कोई दरोगोई कर रहा हूँ, कोई झूठ बोल रहा हूँ, कोई मुगालता कर रहा हूँ इसमें, क्या वाकई मुल्क में आसिम लॉ नहीं है। उन्होंने कहा जिस तरीके से मुझे हाई कोर्ट से उठाया गया, हाई कोर्ट से उठाने के बाद जिस तरीके से जाली सब कुछ 9 मई के नाम के ऊपर करवाया गया और उसके बाद उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उसको डाला गया, 9 मई के सारे काम को सीसीटीवी फुटेज छुपाई गई, फिर अदलिया को जैसे लूटा गया, जो कुछ भी जैसे इलेक्शन छीना गया, जो कुछ भी हमारी पार्टी तोड़ने के लिए जो भी मजालम किए गए, वो सब कुछ आसिम मुनीर कर रहे हैं ताकि उनको एक्सटेंशन मिल जाए और उनके दौर की तवालत हो। उन्होंने हर तरह का जुल्म उन्होंने कहा मुझ पर किया है और मुझे और मेरी बीवी को शदीद अजियतें दी हैं। उन्होंने बताया कि 3 हफ्ते तो मुझे एक छोटे से कमरे में बंद रखा और जिसका दरवाजा भी नहीं खोलते थे, बिजली भी बंद रखते थे और अखबार बंद कर देते हैं जब दिल करता है। 7-8 महीने से टेलीविजन मुकम्मल बंद है, किसी से मैं बात नहीं कर सकता, सिक्योरिटी पे जो लोग खड़े हैं वो बात नहीं कर सकते, आम कैदियों को जो हकूक है वो मुझे नहीं है, मेरी बीवी को नहीं है, बुशरा बीवी को नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आसिम लॉ नहीं चल रहा तो और कौन सा लॉ चल रहा है। इस पर भी इमरान खान साहब ने खुलकर बात की। फिर उनसे पूछा गया कि सकूत ढाका और आसिम मुनीर को याया खान से तशबीह क्यों देते हैं। ये हुई ना बात, असल तकलीफ इस बात की होती है। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि यहां एक अजीब मामला है, कहते हैं चीफ इज आर्मी, आर्मी इज चीफ, जिधर को चीफ देखता है उधर को आर्मी देखती है। तो भाई फिर जिधर को अयूब खान देखता था उधर को देखिए ना अभी भी, अब क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं, अब उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते अयूब खान की, अब याया खान की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। वो भी चीफ इज आर्मी, आर्मी इज चीफ है ना, जिधर को चीफ देखता है उधर को आर्मी देखती है, तो उधर को देखिए ना। मशरकी पाकिस्तान वाला जिस तरीके से मामला सारा किया, जनरल रानी साहबा और वो जो कुछ भी हुआ सारा कुछ उधर को देखिए, ऑन कीजिए उसे, क्यों नहीं करते उसे तो आप आर्मी चीफ भी ऑन नहीं करते, इन सबको तो आर्मी चीफ भी नहीं कहते साथ, बस जनरल की हद तक ठीक है, डिक्टेटर की हद तक ठीक है। याया खान आप देखिए, उसका नाम जनरल याया खान भी कम ही लिखा जाता था, अब शुरू हुआ है रोला शोला पढ़ के, याया खान ही था उनका नाम, वो ऐसे ही लगता था कोई सिविलियन डिक्टेटर है वो। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक, फिर मुशर्रफ। अब आप गौर कीजिए कि इनकी ओनरशिप कोई नहीं लेता, बल्कि उनके साथ मिलाने को गाली समझ रहे हैं काम उन वाले करने हैं, लेकिन उनके साथ आप मिला दें तो गाली समझ रहे हैं। भाई ऐसे काम क्यों करते हो कि आपको गाली लगे। तो इमरान खान ने खुल के बताया कि भाई सकूत ढाका में हुआ क्या था, शेख मुजीबुर रहमान ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, आपने उससे सीटें छीन ली और पर्पस क्या था कि याया खान अपना इक़्तिदार लंबा करना चाहता था। उन्होंने कहा जिस तरीके से एक दिन शेख मुजीब के साथ याया खान निगोसिएशन कर रहा था, अगले दिन वहां पर सर्च लाइट के नाम से फौजी ऑपरेशन शुरू करके कत्ल शुरू कर दी। उन्होंने कहा जो कुछ उस वक्त याया खान ने किया था हूबहू सभी कुछ वही आसिम मुनीर कर रहा है, तो मैं इन्हें एक जैसा ना कहूं तो और क्या कहूं, इनके कामों को एक जैसा ना कहूं तो और क्या कहूं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं खुद से क्या कह रहा हूं, ये सारी जो महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, मैं वही बातें करता हूं, खुद से कुछ नहीं करता। फिर उन्होंने ज़ाहिर ज़हनी तशद्दुद और जो कुछ उनके साथ जेल में किया जाता है उस पर भी उन्होंने बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर अगर तुम क्रिकेट की बेहतरी चाहते हो तो मोहसिन नकवी को इस पोजीशन से हटा दो और कोई काबिल बंदा लगाओ। मौजूदा टीम बहुत अच्छी है लेकिन मोहसिन नकवी ने क्रिकेट को डिस्टेबलाइज कर दिया है। 2021 में हमने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी, आज वही टीम जो है उसने 6-0 कर दिया है, मतलब 6 और 0। वो हम तो जहाज़ों का दिखाते हैं, मतलब आखिरी 6 मैच हम उनसे हार गए, 6 नहीं तो 5 तो जरूर हार गए होंगे। तो ये जो सूरत हाल बनी हुई है, ये आज इमरान खान साहब ने जेल से खुल के बात की। अब आगे चलते हैं। अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इमरान खान साहब को बताया गया, शिकायत लगाई गई या बताया गया, दोनों में से एक समझ लें, शिकायत ही समझ लें कि पेशावर जलसे में लीडरशिप जब तकरीरें कर रही थी तो उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, जूते भी दिखाए गए और भी बहुत कुछ किया गया। इमरान खान साहब को कहा गया कि पार्टी में तो फर्क है, कुछ लोगों के खिलाफ काम करते हैं तो ये आवाम ने नारे लगा दिए। अब उनकी तो ये थी कि इमरान खान कान खींच के कुछ लोगों के बड़े कर देंगे कान, मतलब उनको डांट देंगे। उस पर इमरान खान क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर है, ठीक है वो जेल में है, उन तक इन्फॉर्मेशन कम है, लेकिन ये तो उनमें सलाहियत है कि वो इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। तो उन्होंने जेल के अंदर से ये कहा कि ये लीडरशिप के लिए लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने कहा कि ये लीडरशिप के लिए लम्हा फिक्रिया है कि अगर जलसे में लीडरशिप के खिलाफ नारे लग गए हैं तो लीडरशिप को सोचना चाहिए कि वो क्या ऐसा कर रहे हैं कि आवाम दूर जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि आवाम को सोचना चाहिए, लोग लीडरशिप से आगे निकल गए और ज्यादा कमिटेड हो गए, आवाम आगे निकल गई आपसे, अपना रास्ता दुरुस्त करें, अपना किबला दुरुस्त करें, बजाय इसके कि उनको जो शिकायत लगाई वो किसी और को उसकी को बयान देते, बाहर आकर उस बयान को कई तरह से प्रेजेंट किया जाता। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि लीडरशिप को अपने अमाल बेहतर करने की जरूरत है, अपनी डायरेक्शन बेहतर करने की जरूरत है, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने की जरूरत है। अगर आवाम आपके खिलाफ नारे लगा रही तो ये लम्हा फिक्रिया है, आवाम आपसे आगे निकल चुकी है। तो ये भी अच्छी धुलाई उन्होंने फील्ड मार्शल साहब के साथ साथ ये जिसने भी शिकायत लगाई उसकी भी उन्होंने कर दी। फिर ये भी खबरें बाहर चलाई गई कि जी जो मुलाकात हुई उसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि अलीमा खानम सियासत में दखल देती हैं तो वो सियासत में दखल ना दें, तो ये हो तो वो। अब ये समझ नहीं कौन सोर्स है इन खबरों का, और अलीमा खानम तो हमेशा तरदीद करती हैं कि उन्होंने सियासत नहीं करनी और वो सियासत नहीं कर रही, उसके बावजूद ये खबरें लगवाई जाती हैं, ये समझ से बाहर है। अच्छा जी, अगली खबर आप जरा कश्मीर का हवाला ले लें क्विकली। कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने धरना जारी रखने का ऐलान किया है मीरपुर में। जो उनकी शटल डाउन थी वो तो उनकी बिल्कुल कामयाब हुई। आप 40 कह लें, 50 कह लें, जितने भी छोटे मोटे शहर हैं, छोटे बड़े शहर हैं, सब में शट डाउन रही, मुकम्मल हड़ताल रही। तो अब कश्मीर वालों ने ये फैसला किया है कि ये हमने जारी रखना है काम, हमने अपना धरना जारी रखना है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान जो अशरफ साहब जिसको हेड करते हैं, PTI भी उसका हिस्सा है, उन्होंने ये जो कौमी यकजहती कमेटी है या अवामी एक्शन कमेटी कह लें, इनके जो 38 डिमांड्स हैं, 38, उनको उन्होंने सपोर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इन तमाम इनकी जो डिमांड्स हैं इनको सपोर्ट करते हैं और पूरा होना चाहिए। अच्छा, अब एक तरफ तो ये चल रहा है कि उन्होंने कहा कि हमने अपनी ये जो धरना है इसको कंटिन्यू करना है, दूसरी तरफ हमारे DG ISPR साहब ने अजीब ही काम किया। वैसे हरकत बहुत ही अजीब है। हरकत अजीब क्यों है? हरकत अजीब इसलिए है कि बजाय इसके कि वहाँ पोलिटिकल लीडरशिप को आगे किया जाए, DG ISPR ने खुद अपना सर दे दिया आगे। उन्होंने जाके पलंदरी में स्टूडेंट्स के साथ की, उन्होंने बात 2-4 दिन पहले है, लेकिन उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ बात की है
और स्टूडेंट्स को उन्होंने ये सारे सियासी मामलात और ये जो यकजहती कमेटी और एहतजाज इसके ऊपर वो डिफेंड करते रहे। स्टूडेंट्स ने सवाल पूछा कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसे पाबंदियां और मार कुटाई और सब कुछ, तो उस पर उन्होंने कहा कि 40% 30% से ज़्यादा लोग सरकारी मुलाजिम हैं कश्मीर में, तो तनख्वाहें कहाँ से देनी है, तनख्वाहें देने के लिए टैक्स तो लेना पड़ेगा। अब ये बात कोई सियासतदान करे ना, आप क्यों ऐसे काम जानबूझ के करते हैं कि आप आवाम में गैर मकबूल हों या ऐसी हरकतें करें कि जिससे पर आवाम हमारे इदारे को बुरा भला कहे। इदारा आपका अकेले तो नहीं, हमारा भी, आप उसको कंट्रोवर्शियल क्यों बनाते हैं? ये आपका काम ही नहीं था। स्टूडेंट्स के साथ ये वाले काम जाके उलझ क्यों रहे हैं? चलें ठीक है, वो इंडिया वाली झड़प आप बेचना चाहते हैं, बेचते जाएं, लेकिन ये आपको पता भी एहतजाज हो रहा है, वहां पर हाई वोल्टेज किस्म की सियासत होनी है, लोग तंग हैं, 38 डिमांड्स है, आप उसके सामने अपना सर दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी अगर टैक्स नहीं देंगे तो ये फिर तनख्वाहें हम कहाँ से देंगे, तो टैक्स लेना, अगर कोई एहतजाज करेगा तो फिर उसका इलाज कर देंगे, इस तरह की बातें वहाँ करते हैं। मुझे एक बहुत ही काबिल फौजी अफसर थे, उनका एक बयान याद आ रहा है, वीडियो बयान, वो आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा था कि आजकल फैशन है कि फौज को गाली दो, बुरा भला कहो तो वो चलता है, इसलिए लोग कहते हैं। ये इन्होंने कुछ साल पहले मेरा ख्याल ये बयान दिया होगा, लेकिन आज वो बहुत सादिक आ रहा है और ये हम बयान सुनवाते हैं। अगर अपने हमारे डीजी ISPR साहब का कोई ना कोई नुमाइंदा तो हमारा व्लॉग रोज देख के रिपोर्ट करता ही होगा, तो अगर वो उनकी खिदमत में रिपोर्ट करें और उन्हें बताएं, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब को बताएं कि जनाब ये जो फौजी अफसर कह रहे हैं ये बात ठीक है, और क्यों ठीक है उसकी वजह आप है, क्योंकि आप क्यों सियासत में जाके उलझते। कश्मीर में सियासतदान है ना, उनको बात करने दें। ये फौजी अफसर ने क्या कहा था, सुनिए जरा। कोई इसका जो है ना, कोई दुनिया की चीज जो है छोटी से बड़ी गड़बड़ हो जाए कहते हैं फौज में खराबी है। इसलिए सारे लोग आज आप मेरे साथ बैठे हैं, अभी बाहर जाएंगे तो 90% लोग फिर लोगों में बैठेंगे यार फौज बड़ी जगह खराब है, क्योंकि ये बिकता है, ये चीज बिकती है आजकल कि खड़े वो फौज के नाम लगा 1000 बंदा जमा हो जाएगा, वेरी गुड, सारे कहते हैं हम इसी चीज को आगे लेके चलते हैं, इसमें क्योंकि पॉपुलैरिटी भी है, सारे लोग इस चीज को मानते भी हैं, सुनते भी हैं। जबकि आप लोग मशर हैं, बड़े हैं, आलिम हैं, टीचर हैं, वाइस चांसलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, आपका काम यह है कि मदद रखें इस चीज के ऊपर, जो हमारी गलती अगर हमारे से कोई हुई हमें जरूर बताएं, लेकिन जो हकीकत है वो तो आवाम के सामने लेके आए। मैं तो आपको इससे ज्यादा तो बड़ी बात नहीं कर सकता कि हल्फ उठा के आपके सामने कह रहा हूं कि फौज का मकसद सवाए अमन के दोबारा कह रहा हूं, हल्फ उठा के कह रहा हूं, फौज का मकसद सवाए अमन लाने के और कोई नहीं। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई कहता है फौज गैस की भी चाहिए है, कोई कहता है मिनरल की भी चाहिए है। फौज ने क्या करना है गैस के साथ और मिनरल के साथ? हाँ, सिक्योरिटी जरूर, जब हमें हुकूमत कहती है कि पाइपलाइन बिछ रही है, उसके हमें उस पाइपलाइन के ऊपर भी हमारा खून है, हमारे बच्चों का खून है, ये जो पाइपलाइन बिछ रही है, जितने तरक्याती काम हुए हैं उधर भी हमारा खून है। सुन लिया आपने। अब वो कह रहे हैं कि ये फैशन है, हम तो कुछ नहीं करते, हम तो पाइपलाइन में मादनियात, वो तो खैर अब आप खुद फैसला करेंगे कि मादनियात में आप कुछ करते नहीं, क्योंकि ये साल पहले फौजी अफसर हमें ये बता रहे थे कि मादनियात में हमारा कोई लेना देना नहीं। फील्ड मार्शल हमारा डब्बा उठा के तो ट्रंप के सामने खुद सेल्समैन बने हुए कि मादनियात मैं ही निकालता हूं, मैं ही बेचूंगा। तो अब आप भी तो अपने कॉलोफेल में हजूर वाला को थोड़ा सा ख्याल रखें। हम तो मौजूद हैं कि हम अपने इदारे का दिफा करें, चंद ऊपर वाले जर्नलों को ऑफकोर्स छोड़ के, जिनकी ये सारी बुरी पॉलिसीज हैं, जिन पर हम तनकीद करते हैं दिन रात। लेकिन आप लोग भी तो कुछ सोचेंगे ये हो क्या रहा है। आर्मी चीफ का क्या काम है ये मेटल्स और ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और इन सबको जाके बेचना, सेल्समैन बनना और ये तस्वीर दिखाना। और फिर ये जो अफसर है ये कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो सिर्फ उधर सिक्योरिटी की ड्यूटी देते हैं। तो ये चीफ साहब सिक्योरिटी की ड्यूटी दे रहे थे जो कर रहे थे। अभी जो डीजी ISPR साहब कर रहे हैं, ये क्या, ये उनका करने का काम है? उनका क्या काम है? पहले ही अवामी जज्बात वहां पर जोरों पे हैं कश्मीर में, और जो कोई भी कश्मीर को उसी तरीके से डील करने की कोशिश कर रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं जैसे 26 नवंबर में इस तरफ डीलिंग हुई है, मैं कहूंगा वो पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं, वो तबाही चाहता है पाकिस्तान का, उसको एहसास दिलाएं, शर्म दिलाएं। और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्रेडिबिलिटी क्या है? झूठी खबरें सारा दिन चलवाई गई हैं। सबको पता है कि कश्मीर में मुकम्मल शटडाउन हुआ है, इंतहाई कामयाब वहां पर हड़ताल हुई है, वहां पर एक नामालूम अफराद ने पूरी कोशिश भी की काम खराब करने की, लेकिन आवाम साथ डटी रही। लेकिन वहां पर जो मीडिया पर खबरें चलवाई जा रही वो है जी, मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अमन रैली पर नाकाम एहतजाज के बाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह कारकुनों का हमला, इस राय से खबरें चलवाई जा रही। मतलब कोई शर्म नहीं आती? सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि वो एहतजाज बड़ा कामयाब रहा है, अब उस पर झूठी खबरें जो हैं वो चलवाई जा रही हैं। तो अल्लाह ही हाफिज है, मैं यही कह सकता हूँ, अल्लाह ही खैर करे। अच्छा आगे चलते हैं जरा। शमा जुनेजो सच्ची निकली, आप उनसे डिसएग्री कर लें, आप उन पर तनकीद कर लें, तो ठीक है, वो जिस भी मुल्क के लिए काम करती हैं या जो भी करती हैं उन चीज़ों को छोड़ दें एक मिनट के लिए, करती हैं या नहीं करती हमें नहीं पता, हम नहीं कह सकते, उनको पता होगा। लेकिन एक बात सच निकली आखिर पर कि वो ठीक कह रही थी, इन्होंने तो उन्हें डिसोन कर दिया ना। वो कम से कम 2012 से ऑनवर्ड गालियां दे रही हैं इमरान खान को, PTI को, पाकिस्तान को, इस नून लीग और जर्नैली टोले के साथ मिलकर। लेकिन इन्होंने एक लम्हे में उनको छोड़ दिया। नर्म आवाज, भली बात, मुहज्जब लहजे, पहली बारिश में ही सब रंग उतर जाते हैं। तो ये पहली बारिश में ही सब रंग उतर गए, तो इन्होंने एक लम्हे में उनको छोड़ दिया। लेकिन अब सबूत सामने आ रहे हैं कि वो सच कह रही हैं, उनको यही लेके गए थे, इन्होंने ही साथ रखा था। वकास साहब ड्रॉप साइट के लिए लिखते हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर दी है और ट्वीट भी किया, आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने अब बाकायदा कागजात के साथ, दस्तावेजात के साथ प्रूव कर दिया है कि शमा जुनेजो शहबाज शरीफ के डेलीगेशन का हिस्सा थी, शहबाज शरीफ को पता था, उनके इमा पर थी। कमरा नंबर 618, तो दास्तान कमरा नंबर 618 की ये है कि जब वजीर आजम पहुंचे, हालांकि ये काम शमा साहबा ने बहुत ही घटिया किया, माजरत के साथ, पूरे एहतराम के साथ, बहुत ही घटिया छिछोरा काम किया। ऐसे नहीं होते वो लागी होते हैं गांव में जिनके हथे कुछ भी चढ़ जाए वो कहते हैं पढ़ा दो, वही काम किया है इन्होंने शमा साहबा ने। भैया लंदन में आप रहती हैं, आपका घर है, आपने उधर ठीक है आपको ये आम भेजते हैं, लेकिन आपने आम लेने के लिए होटल में रहना, कुछ खुद भी ख्याल करें। गरीब अवाम है, पीछे रुल गई है, सैलाब से लोगों के पास मैयतें दफनाने के लिए कश्ती तक उन तक पहुंचती नहीं है, और आप चर्चल होटल में पाकिस्तानी कौम के पैसे से रह रही हैं, जबकि आपका लंदन में घर है। लेकिन बस उनको भी शौक होगा थोड़ी सी बेचारी, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरा ओपिनियन है, जाहिर है मैं कोई यहाँ पर कोई रेटिंग एजेंसी तो हूँ नहीं, मेरा ओपिनियन ये है कि वो एक थर्ड रेटेड बेचारी एक्ट्रेस थी, फेल्ड एक्ट्रेस थी, 1 2 4 पता नहीं कितने ड्रामों में काम किया, उसके बाद उन्हें एक्टिंग का उनका करियर खत्म हो गया, उन्हें काम नहीं मिला, फिर वहाँ चली गई और वहाँ जाकर फिर जो कुछ उन्होंने गाली गलोच का सारा टाइम रखा हुआ आपके सामने। लेकिन अब इस बात में वो सच्ची है। अब ये जो दस्तावेजात है ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म जब पहुंचे तो उनको जो
एक फोल्डर दिया गया, कागजात दिए गए, उसके अंदर बताया गया कि उनके डेलीगेशन में कौन कौन शामिल है। ये पूरी लिस्ट है आपके सामने। इस डेलीगेशन में आपके सामने रख दिया पूरी लिस्ट के कौन कौन ठहरा हुआ है। उनके कमरे नंबर वकास साहब ने जरा छुपा दिए हैं, वो समझ आती है कि वो सबके कमरे नहीं रखना चाहते। ख्वाजा आसिफ साहब है, कमरा नंबर 606। ख्वाजा साहब भी वहीं ठहरे थे। ख्वाजा साहब कहते हैं ना कि मैं उस होटल में नहीं हूं, ये जरा गौर से देखिए। ख्वाजा आसिफ साहब ठहरे हुए हैं कमरा नंबर 606। अताउल्ला तारड़ उसके बाद आगे वो ठहरे हुए हैं। सैयद तारिक फातिमी वो भी ठहरे हुए हैं। मिस्टर बिलाल बिन साकिब जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कोर कमांडर पेशावर के दामाद हैं, ये भी वहां ठहरे हुए हैं। फिर एक नाम किसी ने जरा आगे पीछे कर दिया, ये पता नहीं वकास साहब ने क्यों किया, कागज उनका है। मिस्टर टीपू उस्मान चीफ ऑफ स्टेट प्रोटोकॉल फॉरेन ऑफिस से। मिस मलिहा शाहिद ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं कम्युनिकेशन की। फिर दो नाम फिर मिटा दिए। ये लगता है कि या तो इन्होंने लीक किया है ये डॉक्यूमेंट वकास साहब को, जिन्होंने कोशिश की है कि ये नाम ना जाइए, इनके दोस्त हैं वो। डॉक्टर अनस इकबाल गुराया PSO टू प्राइम मिनिस्टर। SP निसार महमूद CSO टू द PM। SP मुगीस अहमद हाशमी एडिशनल सिक्योरिटी ऑफिसर टू PM। 2 SP गए हुए हैं जी वहां पर, इन्होंने पता नहीं क्या करना था 2 SP ने। चले बहरहाल लगियां ने मौजा लाई रखी सोनिया। मिस्टर मुराद खान पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू PM। यह पता नहीं कौन है मिस्टर मुराद खान, हमने पहली दफा नाम सुना है। पॉलिटिकल सेक्रेटरी इसका मतलब है कोई प्राइवेट आदमी है, लेकिन ये भी आप ही के खाते पे। मिस्टर जाहिद सरफराज आजम असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल। राजा मोहम्मद शहजाद असिस्टेंट प्रोटोकॉल। मिस्टर मिराजुद्दीन प्रोटोकॉल असिस्टेंट। मिस्टर मोहम्मद उमैर प्रोटोकॉल असिस्टेंट। मिस्टर ये प्रोटोकॉल असिस्टेंट जो लिखा होता है ना प्रोटोकॉल, ये आपके जो खादम शादम आपका जो मेरा मतलब शबाशी साहब के कपड़े शपड़े सीधे कर रहे हैं ये सारे वो। बाकी वहाँ प्रोटोकॉल को इन्होंने सड़कों पे नहीं ट्रैफिक रोकनी, ये सारे वो हैं दोस्त जो प्रोटोकॉल वाले जिन्होंने चाय पेश करनी है। हालांकि महंगे होटल्स में सारी सर्विस होगी, लेकिन फिर भी 7 या 8-10 बंदे आप देख लें ये लेके गए। मिस्टर बदर शाहबाज कोऑर्डिनेटर टू PM। मिस्टर उमर लियाकत PRO टू PM, ये जरा चेक करते जाइए। मिस्टर मोहम्मद हमाद हसन मीडिया ऑफिसर। मिस शमा जुनेजो 22वें नंबर पर, अभी काम तो बहुत चल रहा है, पता नहीं कितने लोग होंगे कितने कमरे होंगे वहाँ, लेकिन ये मिस शमा जुनेजो जो है 618। तो 612 और 618 में जो 2-4 कमरों का मतलब ये आपको पता है ना, होटल्स की एक साइड पे ऑड नंबर्स होते हैं, एक पे इवन होते हैं। तो 12, 14, 16, 18, तो आप समझ रहे हैं ना कि 2 ही कमरे, अपना 14 और 16 2 ही कमरे दरमियान में है ख्वाजा साहब के और उनके। तो कमरा नंबर 600 अच्छा 612 मैंने कह दिया 606, तो चलें आप 606 हैं तो 2 कमरे और डालें, 4 कमरे, मीन वही फ्लोर है। तो 606 में वो है और 618 में वो है। तो ये कमरा नंबर 606 से 618 की कहानी आप खुद ही समझ लें। तो कम से कम शमा जो सच्ची निकली है कि मैं वहाँ थी और मेरे साथ वहाँ पर मामला जो हैं सारे वज़ीर आज़म के मैं डेलीगेशन में थी और ये झूठ बोल रहे हैं। बाद में आते हुए उन्हें फारिग कर दिया, शायद उस जहाज़ में नहीं बिठाया तो वो अलग बात है, लेकिन ये अब नून लीग के गले पड़ गया और ख्वाजा साहब इसमें मुकम्मल झूठे साबित हो चुके हैं। अब आखिरी खबर आपके सामने रखने क्विकली कि इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो कल रात 7 बजे भी चल रहा था। बिजली बंद हुई 9 घंटे। फिर उस ट्रायल को जज साहब ने ये नहीं कि कल कर लेंगे 9 घंटे बिजली बंद, उधर ही बैठे रहे, उनका मैं इंतजार करूंगा। शाम 7 बजे भी ट्रायल चला रहे हैं, जिसका मतलब खालिद यूसुफ चौधरी बता रहे हैं एडवोकेट कि इसका मतलब है अगले 2-4 दिन में सजाएं देनी है बस जल्दी जल्दी। तो इमरान खान साहब को इसमें सजाएं देनी है जल्दी जल्दी। दूसरी तरफ अचानक अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात करवाई है। मकसद ये है कि इस वक्त जो सब कुछ हो रहा है उसमें सपोर्ट तो चाहिए, नहीं ना, कमरा नंबर 606, 618 समझ रहे हैं ना, नंबर 1 ये सारा जो कुछ चल रहा है इसमें आपको सपोर्ट तो चाहिए। तो उसके लिए मेरा ख्याल कोई नई गेम नया धोखा उम्मीद है कि इमरान खान साहब असेस कर पाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ उम्मीद है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है ना बाहर से, उम्मीद करता हूँ कि वो असेस कर पाएंगे कि बाहर हो क्या रहा है। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि ये इस वक्त बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।